नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, भी जिस तरह से यूपी में 10 में से 9 सीटों के उपचुनाव का डेट आ चुका है और इन सभी को लेके लगातार योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स बुला रहे हैं, कई सारे फैसले ले रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव यानी इंडिया अलायंस भी पूरी तरह से मजबूती दिखा रही है और जमीनी स्तर पर क्या काम हुआ नहीं हुआ इन सब को लेके खैर रिजल्ट बताएगा। लेकिन हम आ चुके हैं अभी बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ। सर, आप अपना परिचय दें। अमित तिवारी। अमित तिवारी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप क्या कहेंगे पूरे इस मामले में, जिस तरह से अभी लगातार बहराइच में कांड हुआ है, अभी ये माना जा रहा है कि ये बहराइच वाला मामला हो सकता है उपचुनाव पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, क्या मानना है? देखिए, निश्चित तौर पे कुछ चीज़ों को अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि आप माननीय आदित्य योगीनाथ जी को देखा होगा आपने कि हरियाणा में जिस तरह उन्होंने जाके एक बयान दिया और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हुआ। बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिन पे उनका प्रभाव पड़ा। आप अगर फरीदाबाद की एक सीट देखें, जो एनआईटी की जो सीट थी वो हार रही थी भाजपा, और वो जब वो बयान दिया जाके उन्होंने मीटिंग की, रैली की, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 25 करोड़ लोगों के मुखिया हैं। जब वो अपनी व्यक्तिगत बात को अगर सामने रखते हैं जनता के सामने, तो जाहिर सी बात है उनके अपने कुछ फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप पूरे इस मुद्दे को अगर आप देखें तो हरियाणा सरकार को मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये नारा जो है वहीं से शुरुआत हुई थी कि बटोगे तो कटोगे। जब वो नारे की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम बहराइच हिंसा में जिस तरह राम गोपाल मिश्रा जी का जो है निधन हो गया, जिस तरह से बर्बरता से उनके साथ उनके कत्ल किया गया, जाहिर सी बात है वो सब अगर आप देखेंगे तो एक विसर्जन माता जी का जा रहा है। जिस तरह के उसमें गाने बज रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के गाने बजते हैं कि बाराबंकी में जिस तरह घटना हुई वहां पे भी आपने देखा होगा विसर्जन के दौरान जिस तरह के गाने बज रहे थे, अश्लील गाने जिनको आप बोल सकते हैं कि आप उनको यहाँ पे मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता हूँ। और जिस तरह की घटना हुई बहराइच में, वो नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्योर था, कहीं ना कहीं शासन का फेल्योर था। अगर आप पूरी घटना को देखेंगे तो एक उन्मादी भीड़ जो है 500 से 1000 2000 लोग जाते हैं और एक व्यक्ति के घर में जाके उसका झंडा उतारने लगते हैं। झंडा उतारने की बात, सब मामले के बाद जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर वाला एक्शन है वो दिखने लगा है, अभी कहीं ना कहीं 2 के ऊपर हाफ इनकाउंटर भी हुए। क्या आपको लगता है कि ये सब से जो उपचुनाव है वहां पे हिंदुत्व का भावना, क्या उसकी वजह से मतलब प्रभाव पड़ेंगे उनके वोट पे? पहली बात तो अंजलि जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुत्व सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है। हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदुत्व को आप किसी हिंदू धर्म से मत जोड़े कि देखिए हिंदू सनातन का एक अभिप्राय हो सकता है, पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें हिंदुत्व सब कुछ है, हिंदू सनातन है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहराइच हिंसा का जो मैं जिक्र कर रहा था, क्या वो हिंदुत्व का विचारधारा से प्रेरित होकर की गई? क्या कोई हिंदुत्ववादी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति, या मेरे परिवार से चाहे आपके परिवार से अंजलि जी, क्या कोई किसी के घर में जाके किसी का धार्मिक झंडा उतारेगा और उसको पैरों से कुचलेगा? क्या ये शिक्षा हमारे धर्म में दी जाती है? बिल्कुल नहीं दी जाती। निश्चित तौर पे वो भी गलत था और जिन लोगों ने उनका कत्ल किया है वो भी गलत है। और जो कार्रवाई की गई है, ये ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक कार्रवाई है जो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा। वो कार्रवाई जो अगर आप देखेंगे तो आप घर से उठाते हैं, एक दिन पहले उसकी बहन बोलती है कि हमारे पिताजी और भाई, 2 भाइयों को घर से उठा लिया गया है, और नेक्स्ट डे जो है उसका जो है वो बोलते हैं कि वो नेपाल की तरफ भाग रहे थे। और एक स्क्रिप्टेड घटना जो लगभग लगभग सारे अगर आप इनकाउंटरों को देखेंगे 2017 से लेके अभी तक 2024 में जो इनकाउंटर हुए हैं, वहां पे लगभग लगभग आपको अगर स्क्रिप्टेड पूरी मिलेगी चीज, इनकाउंटर जो हुए चाहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हुए चाहे जैसे भी हो, वहां पे ये होता है कि पुलिस की जो है पिस्टल जो है वो छीन के भागा और क्या उसको हमने गोली मार दी उसके पैर पे। तो ये निश्चित तौर पे सारी घटना जो है एक स्क्रिप्टेड घटना है। इसमें कहीं पे भी ये आप कहें कि सारे जो हिंदुत्व के मानने वाले हैं, जो 9 सीटों पे जो चुनाव है बाय इलेक्शन में, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, तो नहीं, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोगों को भटकाने और अटकाने और लटकाने वाली जो भाजपा की नीति है उसका एक कुत्सित प्रयास मात्र है। भाजपा की नीति, भाजपा जो है खास करके भाजपा वो बार बार ये कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी इंडिया में, तो उस वक्त किस तरह से लूटपाट होता था, किस तरह से लोग एक दूसरे का कत्लेआम करते थे, किस तरह से वहां पे धर्म यानी हिंसा, धार्मिक हिंसाएं ज्यादा होती थी। और उसी दावे के साथ वो लगातार आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र को सबसे पहले सर्वप्रथम बताते हुए। तो क्या इस बार भी
उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हुए वो फिर से उपचुनाव में 10 में से 9 सीटों पे जीत पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन हम 9 सीटों की बात कर रहे हैं उसमें 5 सीटें जो हुई हैं वो कटहरी हो, कटहरी की बात करें हम, चाहे करहल की बात करें, चाहे हम माजवा सीट की हम बात करें, चाहे हम खैर की बात करें, चाहे हम मिल्कीपुर सीट की बात करें, जो हालांकि अभी उसमें नहीं थोड़ा हो सा रहा है। पेच है, बिल्कुल। लेकिन वो सारी सपा की मौजूदा सीटें जीती हुई हैं। चाहे हम करहल की बात करें, चाहे कटहरी की बात करें, अखिलेश यादव ने जो तेज प्रताप यादव जी को दिया हुआ है, लालजी वर्मा वाली सीट है वो भी सुरक्षित सीट है। तो 5 से 6 सीटें जिनमें अभी तक उम्मीदवार वो घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी, वो उनकी सुरक्षित सीटें हैं, जहां से उनको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा में उनको चुनाव जीतने में मौका मिला। इस बार जिस तरह से पीडीए की हम बात करते हैं, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, तो पीडीए में पिछला दलित अल्पसंख्यक और उसको अगड़ा भी बोलते हैं लोग। हाँ। तो अगड़े की जिस तरह से ना देखी हुई थी 2022 में, और उसका भुगतान कहीं ना कहीं भाजपा को देखने को मिला था। अब अगर आप देखेंगे इस पूरे समीकरण को, अगर हम समझना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है पिछड़ा कौन था, दलित कौन था और अगड़ा कौन था। इन तीनों को साधने के लिए अगड़ा, आप जानते हैं कि हम सवर्णों की बात कर रहे हैं, सवर्ण ज्यादातर झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ होता ही है। अगड़ा या चाहे अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक को लेके ही सारी राजनीति हुई है। अगर आप देखें तो इस 2024 लोकसभा में देखेंगे तो एक तरफा जो मुसलमान का वोट कांग्रेस हो, सपा को हो या अन्य दलों को मिला है, तभी से भाजपा की पूरी तरीके से एक यूटर्न की राजनीति हुई है। सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा था उसको धता बताते हुए हिंदुत्व की राजनीति पे फिर से दोबारा से एक बार वापस लौटे। कहते हैं कि घर वापसी हुई है एक तरफ से भाजपा की। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा आरएसएस पूरे चुनाव से नदारद थी, लेकिन वहीं आपने दूसरी उलट देखा होगा कि 2024 में ही जब हरियाणा का चुनाव होता है तो आर फैक्टर जो इनका आरएसएस है, जो जिसे हम भाजपा को दत्तक पुत्र भी मानती है, जी। तो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से आरएसएस एक्टिवेट हो गई। और उसी का नतीजा था कि मात्र 6 महीनों में जिस तरह उन्होंने नायब सिंह सैनी साहब को बदला और चुनाव को रणनीति पूरी तरीके से बदली और लोगों तक जाके ये मैसेज दिया कि बटोगे तो कटोगे। दूसरा, जिस तरह से लोगों को नूह की घटना हो, आपने नूह की जो बहुत सारी सीटें हैं जिसमें देखा होगा कि 50-50 हजार 1-1 लाख तक का वोट है, वहां से उस वोट मार्जिन से कांग्रेस जीती थी। लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस के अंदर अंदर खाने इतना अंतर्द्वंद था, इतनी विचारधारा की लड़ाई थी, चाहे डॉक्टर शैलजा को हराने का जिम्मा वहां के जो बड़े नेता हैं उन्होंने उठा लिया हो, और उसके बाद डॉक्टर शैलजा के जो 10 कैंडिडेट जिस तरह से हारे, उसी का आपने देखा होगा निर्णय कि जनता ने 48 सीटें जो है भाजपा को दे दी। लेकिन सर वही सवाल है कि मतलब जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती है अखिलेश यादव पे खास करके कि जिस तरह से वो जात पात और धर्म की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, और वहीं सेकंड ये लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान जो बटेगा वो कटेगा, और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव पे भी प्रभाव पड़ा, तो ये यूपी के उपचुनाव पे भी प्रभाव डाल सकता है। पीडीए ने जिस तरह से 2024 में एक सफलता अर्जित की, कहीं ना कहीं ये जो बटोगे तो कटोगे, ये नारे जो आए, जो हिंदुत्व की विचारधारा को आगे प्रेरित किया गया, जो आक्रोश मन में पैदा किया गया, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह हिंदुत्ववादी विचारधाराओं ने जन्म लिया, आपने देखा होगा अभी गिरिराज सिंह साहब जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो संविधान की शपथ लेके कहते हैं कि हम सबके साथ बराबर न्याय करेंगे, वही हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। तो आप समझिए किस तरह का न्याय है कि आप संविधान की शपथ खाते हैं और कहते हैं ये मेरा व्यक्तिगत रैली है, यह व्यक्तिगत यात्रा है। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कोई भी चीज आप व्यक्तिगत कैसे हो सकती है आपके लिए? आपने कहा कि हम व्यक्तिगत रोग दोष से मुक्त होकर हम कोई भी काम जनता के लिए करेंगे, या तो पहले आप अपना त्यागपत्र दीजिए। अगर आपकी अपनी कोई निजी स्वाभिमान यात्रा है, निश्चित तौर पे निकालिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी जनता या मैं आपसे सवाल पूछने के लिए बिल्कुल यहाँ बैठा हूँ, लेकिन अगर आप एक राजनीतिक पद पे हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, उसकी आपने शपथ ली है, फिर भी अब लोगों को तोड़ने और जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने संविधान का नाम लिया, संविधान के बारे में तो ज्यादातर कांग्रेस बोलते हुए नजर आती है कि इंडिया अलायंस में कि अगर बीजेपी को वोट दिया आपने तो संविधान बदल दिया जाएगा, कानून बदल दिए जाएंगे, इस तरह की बहुत बढ़िया प्रश्न किया अंजलि जी आपने। संविधान को बदलने का ही मैंने आपको बताया कि गिरिराज सिंह की जो ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, कहीं ना कहीं उसको दृष्टिगत करते हुए कहीं ना कहीं उसको सच साबित कर रही है। एक संविधान में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है,
तो जाहिर सी बात है आप संविधान को बदलना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को आप सार्थक करना चाह रहे हैं। तो तभी तो आप संविधान की बात कर रहे थे कि हम अब की बार 400 पार, जब वो आपका दम्भ टूटा तब आपको हिंदुत्व की याद आ गई। उसके पहले आप कहाँ थे? तब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है आप अपने नारे को जो है, आपने नारे को ही आपने धता बता दिया। तो आप सार्वजनिक तौर से कहिए ना कि आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे और हिंदुत्व के लिए आप काम करेंगे। तो अगर आपने हिंदुत्व के लिए काम किया होता तो 10 सालों की सरकार थी आपने। आपने कहा कि हमने टॉयलेट बनवाए, सबको दिए। आपने कहा कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, सबको दी। आपने आयुष्मान कार्ड बनाए, सबको दिए। तो फिर आज हिंदुत्व की बात हम क्यों कर रहे हैं? मोदी जी भी कह रहे हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, चुनाव में एक रैली में गए, उन्होंने कहा कि बटोगे तो आपने अपने आप को थाली में परोस के विपक्ष को राजनीति का मशवरा दोगे। इस तरह से जो बयान आ रहे हैं, आपने आरएसएस का बयान देखा होगा कि हिंदुत्व को एक होना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें अलग नहीं होना चाहिए। क्या ये जो बीजेपी है वो मतलब विपक्ष को, अपोजिशन में जो है पार्टी, उनको विपक्ष मान भी रही है या प्रतिद्वंदी मान रही है? क्या लग रहा है उनके सारे विचारों से? नहीं, विपक्ष मान रही है। विपक्ष अगर नहीं मान रही होती तो आपने देखा होगा 44 जो सीटों पे जो कांग्रेस थी वो 99 सीटों पे पहुंच गई जी। तो अगर आप उसका डर नहीं होता तो ये वापस हिंदू हिंदू क्यों चिल्ला रहे होते? हर विचारधारा को अगर सम्मान मिलता होता, अगर इनकी जीत में इतना ही घमंड होता कि इनको लगता कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा हमारा कामयाब हो गया, तो ये हिंदुत्व की बातें नहीं करते ना। हिंदुत्व में जो भेदभाव कर रहे हैं ये लोग, जो एक सामंजस्य जो बैठा हुआ है हमारे आम जनों के बीच में, जो हमारे आचार व्यवहार में है, हम सबको एक साथ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों मिलकर अब देश चला रहे हैं, हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या 70 सालों में इस तरह के आपने देखे कि इतने बड़े बड़े हिंसक कहीं पे भी घटनाएं हुई हैं, जहां पे लोगों ने जाके लोगों के विसर्जन यात्रा में या जिस तरह की यात्रा निकलती हैं वहां पे इस तरह के गाने बजते हुए देखे आपने 70 सालों में? योगी का बुलडोजर इसी के लिए फेमस है सर, ऐसे घटनाओं पे कि योगी का बुलडोजर चलेगा, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी का मकान या आवास जब तोड़ते हैं जी। आप अंजलि जी, आप भी अपने मकान में रह रही होंगी, हो सकता है कि आपके 4-5 पुश्ते उस मकान में रह रही हों। आज आप कोई गलती कर दें तो क्या ये अधिकार है सरकार को या संविधान में ऐसा कहीं पे लिखा है कि आपका मकान तोड़ दिया जाए? ये आवास नहीं, एक इतिहास है हमारा जो हमारे पुरखों ने बनाया। आज उससे अगर हम 1947 से पहले चले जाएं तो क्या नगर पंचायतें हुआ करती थी? क्या नक्शे बनते थे? क्या वो नक्शे पास होते थे? निश्चित तौर पे नहीं होते थे। 90 साल 100 साल पुराने घर है। अभी आपने गोमती नगर में जिस तरह गोमती रिवर फ्रंट के साथ में जो मकान बने, जो बस्तियां बनी हुई थी, कितनी तेजी से गिराए गए। उसके बाद जब उनकी अपनी निषाद पार्टी के जो संजय निषाद जी हैं उन्होंने विरोध किया, सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जब विरोध किया, उनके अपने सहयोगी दल एनडीए के सहयोगी दलों ने जब बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, तो आपने देखा होगा 2024 के बाद लोकसभा के चुनाव के जो निर्णय आए थे उसके बाद बुलडोजर शांत हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी टिप्पणी की हुई है और बहुत तल्ख टिप्पणी की हुई है। क्या बुलडोजर से इस देश को आप चलाना चाहते हैं? लेकिन जिस तरह वो कार्रवाई कर रहे हैं, आज भी आपने देखा होगा कि जो बहराइच में जो कार्रवाई हो रही है लगातार बुलडोजर की, लोगों को मकान ढाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी और लोगों को न्याय देने का काम करेगी। ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। यूपी के उपचुनाव में हम बात कर रहे थे, तो उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा की बातें की जाती है, वही इंडिया अलायंस की भी बातें की जाती है। तो इंडिया अलायंस अभी 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, भाजपा भी। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार मीटिंग करते हुए नजर आते हैं, तो लगता है कि इस बार कुछ बहुत मजबूती से वो जमीनी स्तर पे उतरेंगे। तो लेकिन उनका एजेंडा क्या होगा इस बार? देखिए, इंडिया अलायंस की आपने बात करी है। इंडिया अलायंस बिल्कुल सही तरीके से अपने प्रमुख मुद्दों को रख रही है। चाहे हम हरियाणा की बात करें, किसान, जवान, नौजवान और खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, पहलवानों की बात कर रहे थे, और वो मुद्दे थे वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से अलग अलग दलों को, छोटे दलों को बड़े दलों से अलग अलग तरीके से ध्रुवीकरण किया गया और राजनीति एक बनाई गई, एक बिसात बनाई गई, और वो वोट परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं कटा, उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो इंडिया अलायंस अगर बिखरता है, अगर कहीं ना कहीं गठबंधन इंडिया अलायंस का बिखरता है, तो जाहिर सी बात उसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला। अभी 9 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपका जो है बसपा भी लड़ रही है, जो कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार बसपा भी लड़ रही है। बसपा ने कहीं ना कहीं मदद की
पूरी तरीके से भाजपा को 4% वोट बसपा के पास गया, 2.8% उनके पास गया, 2.8% आम आदमी पार्टी के पास गया। तो लगभग आप देखेंगे 5% का जो वोट का बिखराव हुआ, वो मजबूती से भाजपा का जो परसेंटेज देखेंगे, कांग्रेस का परसेंटेज देखेंगे, 39.6% वोट हरियाणा में भाजपा को मिला और 40.8% कांग्रेस का वोट है, 1% वोट ज्यादा मिला, फिर भी कांग्रेस हार गई। तो अगर वोटों का बिखराव होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। क्या एक ये भी कारण बन सकता है, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, एग्जिट पोल में भी आ रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगी हरियाणा में, लेकिन इन वजहों की वजह से बीजेपी की जीत हुई है, तो क्या ये यहाँ भी दिखेगा कि उपचुनाव अंजलि में? जी, हार के हजारों कारण होते हैं। बिल्कुल। हम आप एक विश्लेषण करेंगे तो उसमें 2 4 5 10 कारण निकल के आते हैं, लेकिन बहुत सारी जिस तरह की अंतर्कलह थी कांग्रेस में, वो बीजेपी में थी। बीजेपी में जो अंतर्कलह थी वो बीजेपी अपने कुनबे में समेट के रख रही थी। कांग्रेस की जो अंतर्कलह थी वो कहीं ना कहीं बाहर आई और उसका जो है बीजेपी ने लाभ लिया। तो ये चीज समझनी चाहिए विपक्षी दलों को, जो भी हमारे इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है, वो लोग अगर इस को जितनी जल्दी से, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों से अगर सीख लेके अगर उसी हिसाब से रणनीति बनाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से एक अच्छा मुकाबला करने को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह 9 सीटों में है, अभी तक भाजपा अपने पूरे कैंडिडेट को सामने नहीं रख पाई है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जिस तरह बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला 33% आरक्षण की, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने जिस तरह एक कदम बढ़ के 5 सीटों को जो है महिला सीट दिया है। अब आप देखेंगे कि भाजपा क्या करती है इसके अगेंस्ट में, भाजपा की क्या रणनीति होती है, महिलाओं के खिलाफ क्या महिला खड़ा करते हैं या बाकी कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं समीकरण पे डिपेंड करती हैं। आने वाला जो समय होगा उसमें आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा, लेकिन जनता इस चीज को समझ चुकी है कि जो हमारे जो अपने मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या हालत बनी हुई है, चाहे हम शिक्षा की व्यवस्था की बात करें, अभी पीछे आपने जुलाई अगस्त में देखा होगा कि जब टीचर्स की जो है ऑनलाइन जो है अटेंडेंस लगने लगी थी, तो आपने उसमें देखा होगा कि पानी भरा हुआ था, कई सारे शिक्षकों ने जो है अपनी सेल्फी लेके डाला, और उस गर्दन तक अगर पानी भरा हुआ तो कैसे शिक्षा बनेगी, कैसे बच्चे वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब जी, ये सब बातें तो ठीक है सर। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से यूपी में उपचुनाव आने वाले हैं, इस उपचुनाव का परिणाम, क्योंकि ये उपचुनाव काफी अहम हो जाता है, इस मायने में अहम होता है कि 2024 में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी पार्टी की ओर से कि 400 वोट, 400 सीटें वो लाएंगे, लेकिन ऐसे कोई सीट उनके पास आई नहीं, 400 सीट। लेकिन अगर यूपी में इस बार 10 में से 9 सीटें अगर वो नहीं जीतती है, तो क्या आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ के छवि पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? और आने वाले टाइम में चूंकि विधानसभा चुनाव है, तो इसका क्या विधानसभा चुनाव पे भी कुछ असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे अंजलि जी, ये सारी लड़ाई जो है योगी जी के नाक की लड़ाई है, क्योंकि आपने देखा होगा जब लोकसभा 2024 में परिणाम भाजपा के अनुरूप नहीं आए, तो सारा हार का ठीकरा है वो कहीं ना कहीं योगी जी पे फोड़ना चाह रही थी पार्टी, लेकिन उनकी सशक्त नीति और जिस तरह से उनके अपने फैन फॉलोइंग है, मैंने आपको बताया, वो मुख्यमंत्री जी को वहां से नहीं निकाल पाए। तो चाहे भूपेंद्र चौधरी जी रहे हो, चाहे उन्होंने हार का ठीकरा अपने ऊपर लिया हो, लेकिन एक मजबूती से जिस तरह उनके साथ उनके विधायक और बाकी लोग खड़े रहे, इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं छोड़ पाए वो। उसका लाभ जो है ये है कि उनको जो 9 सीटों या 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाले हैं, वो सारा जो दारोमदार है वो योगी जी के ऊपर है, और इसी से तय होगी आगे की भविष्य की राजनीति कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये आप मान के चलिए। ठीक है, अमित जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने पूरे विश्लेषण को देखा, इस विश्लेषण में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव आने वाले हैं 13 नवंबर को, तो इस उपचुनाव में किसकी सीटें ज्यादा आएंगी, इंडिया अलायंस की या बीजेपी की? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।